जय हिंद। स्वागत और अभिनंदन आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पे। आरपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की जो सीरीज चल रही है उसी में आज अगला वीडियो है। इससे पहले हमने टोटल 7 पेपर जो है मॉडल पेपर वो सोल्व कर चुके हैं, तो अगर आपने पीछे वाली वीडियो नहीं देखे हैं तो वो देख लें। और आज हमने जो एग्जाम लिया है वो सेकंड ग्रेड एग्जाम लिया है संस्कृत शिक्षा विभाग का। और आप सभी को पता है कि सेकंड ग्रेड के अंदर पॉलिटी के क्वेश्चन कैसे आते हैं, तो इसमें पॉलिटी पे भी विशेष ध्यान दिया गया है। ठीक है, हम सिर्फ और सिर्फ पॉलिटी पे विशेष ध्यान दे रहे हैं क्योंकि जो ईओ और आरओ का एग्जाम है उसमें आप मान के चलिए कि राजस्थान और इंडिया दोनों को मिला के 30+ क्वेश्चन है ना पॉलिटी के पूछे जाएंगे। तो चलते हैं आज की फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और पीछे वाली वीडियो नहीं देखे हैं तो वो भी देख लें, वो भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, इसमें पहले 10 क्वेश्चन है वो राजस्थान जीके से है, और बाद में आगे जो पॉलिटी के क्वेश्चन है तो उनको जरूर अटेंड कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है कि सुमेलित करने वाला है। देखिए ये क्वेश्चन आते हैं, ये इजी भी हो जाते हैं। तो सुमेलित करने वाले क्वेश्चन देखिए, पाबू जी। तो पाबू जी का जो मुख्य तीर्थ स्थल है वो कौन सा है? कोलूमंड गांव है, जोधपुर। यानी 4 के अंदर कौन सा आएगा? सी आएगा। तो 4 के अंदर सी यहाँ पर एक दो ऑप्शन में आ रहा है। ठीक है, एक तो आ रहा है सेकंड के अंदर, एक फोर्थ के अंदर। लेकिन देवनारायण जी का जो मंदिर है ये कहाँ पर? आसीन भीलवाड़ा के अंदर है। अभी हाल ही में इनकी 1111वीं जयंती भी मनाई गई थी, आपको ये पता होगा। ठीक है, तो 3 में कौन सा आ जाएगा? डी। और 3 में डी यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, दोनों मिल रहे हैं। तेजा जी का प्रोफेसर नागौर के अंदर है, यानी 2 नंबर बी में। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा 4th नंबर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ से आपको एक चीज़ पता चलेगी कि तल्लीनाथ जी का मुख्य तीर्थ स्थल कौन सा है? तो पांचोटा गांव है, जालोर। ये आप ध्यान रखें, तल्लीनाथ जी का जो मुख्य तीर्थ स्थल है ये कौन सा है? पांचोटा गांव है, जालोर। ठीक है, याद है तो अच्छी बात है। अब यहाँ से क्वेश्चन से पता चल जाता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संत पिंपा के गुरु कौन थे? जो संत पिंपा है जो गागरोन के शासक थे, आपको पता है गागरोन के शासक थे। इनका जो मूल नाम था वो प्रताप सिंह खिंची था। क्या था? प्रताप सिंह खिंची था। ठीक है, और इनकी जो छतरी बनी हुई है वो गागरोन दुर्ग के अंदर बनी हुई है। इनकी जो गुफा है वो टोडा राय सिंह टोंग के अंदर है। ठीक है, ये अलग अलग जगह है दोनों, देखना। गुफा तो है वो कहाँ पर है? वो टोडा राय सिंह टोंग के अंदर है। कहाँ पर है? टोडा राय सिंह टोंग के अंदर। इनकी जो छतरी बनी हुई है वो कहाँ पर है? वो गागरोन झालावाड़ के अंदर है। और इनका जो मंदिर बना हुआ है वो कहाँ पर है? मंदिर है समदड़ी बाड़मेर के अंदर। इनका मंदिर कहाँ पर बना हुआ है? समदड़ी बाड़मेर के अंदर है। और इन्हें दर्जी समुदाय का आराध्य देवता भी बोला जाता है। किस समुदाय का? दर्जी समुदाय का आराध्य देवता भी इन्हें संत पिंपा को बोला जाता है। संत पिंपा के गुरु का नाम क्या था राजस्थान के अंदर? तो ये था रामानंद। ठीक है, आपने वो दोहा पढ़ा होगा ना कि भक्ति जन्मी दक्षिण में, उत्तर में लायो रामानंद। तो ये भी आप ध्यान रखें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहा जाता है? आदिवासियों का जो कुंभ है ये किस मेले को कहा जाता है? तो आपको पता है राजस्थान के अंदर जो आदिवासी है वो दक्षिणी क्षेत्र में रहते हैं। और दक्षिण में जो सबसे प्रसिद्ध मेला है वो है बेणेश्वर मेला। ठीक है, बेणेश्वर धाम किस जिले के अंदर है? तो ये डूंगरपुर के अंदर है। सबसे पहले ये बात याद होनी चाहिए। फिर किस गांव के अंदर है? तो ये गांव है नवा टापरा गांव। कौन सा गांव है? नवा टापरा गांव। यहाँ पर मेला कब बढ़ता है? तो यहाँ पर माघ पूर्णिमा को मेला बढ़ता है। ठीक है, माघ की पूर्णिमा जो है उसको मेला बढ़ता है, ये भी आप ध्यान रखें। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? आदिवासियों का कुंभ बेणेश्वर मेला हो जाएगा। पुष्कर मेला राजस्थान का सबसे रंगीन मेला माना जाता है इसे। ठीक है, रंगीन मेला, तो ये भी ध्यान रखें। बाणगंगा मेला जयपुर के अंदर लगता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बुद्ध विलास ग्रंथ के लेखक है, जो बुद्ध विलास ग्रंथ है उसके लेखक कौन है? तो किशन आड़ा, बांकीदास, नरोत्तम, या फिर बख्तराम शाह। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप देख लेना, आपके एग्जाम में ये आ सकता है। तो बुद्ध जो विलास के लेखक है ये बख्तराम शाह है। बै से बुद्ध याद रख लेना, और बै से ही बख्तराम शाह, ये नाम याद रख लेना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बख्तराम शाह हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संयुक्त राजस्थान का 18 अप्रैल 1948 को उद्घाटन किसने किया? तो एक तो आपका यहाँ पर रिवीजन हो गया। संयुक्त राजस्थान का जो उद्घाटन वो कब हुआ था? 18 अप्रैल 1948 को हुआ था। और इसका उद्घाटन किसने किया था? तो संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ठीक है, किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ऑप्शन 20 का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। माणिक्यलाल वर्मा का संबंध आपको पता है मेवाड़ प्रजामंडल से था। महात्मा गांधी जी तो आप जानते होंगे। के मुंशी जी जिन्होंने मत्स्य संघ का नाम दिया था, ये भी आप ध्यान रखें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किस देवी को शिशु रक्षक लोक देवी माना जाता है? जो शिशु रक्षक लोक देवी है ये किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है महामाई माता। ठीक है, महामाई माता का दूसरा नाम शीतला माता, या फिर सेडल माता जिन्हें राजस्थान में बोला जाता है। ठीक है, सेडल माता, शीतला माता, और इनके जो बांसुड़ा प्रसिद्ध है। ठीक है, कौन क्या प्रसिद्ध है? बांसुड़ा। ठीक है, इनका मंदिर कहाँ पर है? तो इनका मंदिर चाक्षु जयपुर के अंदर बना हुआ है, ये भी आप ध्यान रखें। माधो सेन ने इनके मंदिर का निर्माण करवाया था। इनकी पुजारी जो है वो कुम्हार जाति के जो पुजारी होते हैं वो करते हैं। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1936 में
बीकानेर किस स्थान पर 1936 में मेघाराम ने किस स्थान पर बीकानेर प्रजा मंडल की स्थापना की थी? देखिए राजस्थान के 4 ऐसे प्रजामंडल है जिनकी स्थापना, 3 तो है जिनकी स्थापना राजस्थान से ही बाहर हुई थी, और एक ऐसा प्रजामंडल है जिसकी मतलब स्थापना ये अपने राज्य में न होकर दूसरे राज्य में हुई थी। तो सबसे पहले हम उसी की बात कर लेते हैं। जैसे कि जैसलमेर प्रजामंडल है जिसकी स्थापना 15 दिसंबर 1945 को हुई थी। और कहाँ पर हुई थी? जोधपुर के अंदर हुई थी। कहाँ पर हुई थी? जोधपुर के अंदर। तो ये इसके राज्य के अंदर, खुद की रियासत के अंदर नहीं हुआ था ना, तो ये ध्यान रखना। फिर आ जाती है कि जो सिरोही रियासत आ जाती है, सिरोही रियासत या सिरोही प्रजामंडल, जिसकी स्थापना 1939 के अंदर मुंबई में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? मुंबई में हुई थी। फिर एक आ जाती है भरतपुर प्रजामंडल। कौन सी आ जाती है? भरतपुर प्रजामंडल, जिसकी स्थापना 1938 के अंदर कहाँ पर हुई थी? रेवाड़ी के अंदर हुई थी। तो ये भी आपका रिवीजन हो गया। 1936 में मघाराम वैद्य ने किस स्थान पर बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की थी? तो बीकानेर जो प्रजामंडल की स्थापना है ये कलकत्ता के अंदर हुई थी। तो राजस्थान के ऐसे 4 प्रजामंडल हैं जिनकी स्थापना उनके खुद के राज्य में न होकर बाहर हुई थी, और उनमें से 3 तो ऐसे रियासतें हैं या प्रजामंडल है जिनका जो स्थापना है ये राजस्थान से ही बाहर हुई थी। ठीक है, राजपूताना से ही बाहर हुई थी। तो ये भी आप ध्यान रखें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा, लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप पॉलिटी वाले क्वेश्चन जरूर देखना। कम से कम इस एग्जाम के अंदर 40 क्वेश्चन आए हैं पॉलिटी के। ठीक है, अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि 40 से आपका कितना रिवीजन होगा। राजस्थान का उत्तर से दक्षिण एवं पूर्व से पश्चिम का विस्तार कितना है? तो देखिए राजस्थान का इस प्रकार से है। इस प्रकार इंडिया की लंबाई ज़्यादा है। ठीक है, ये याद रखना है, थोड़ा तरीका बता रहा हूँ। इंडिया की लंबाई इस प्रकार ज़्यादा है, 3214 किलोमीटर है, लेकिन राजस्थान की इस प्रकार कम है। तो राजस्थान का कम है, इसका मतलब उत्तर से दक्षिण राजस्थान की लंबाई कम है। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 8 नंबर में 3 जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, 826 और 869। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गोडवाड़ प्रदेश को यह भी कहा जाता है, देखिए ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। गोडवाड़ जो प्रदेश है इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो घगर का मैदान है ये वाला जो क्षेत्र आ जाता है, ये तो योद्धे आ जाता है। कौन सा? योद्धे क्षेत्र मान सकते हो आपको इसको। काली सिंध जो बेसिन है ये हाड़ौती के अंदर आ जाता है। ठीक है, और चंबल बेसिन ये भी लगभग हाड़ौती और जो ये क्षेत्र आ जाता है ना, करौली वाला, ये आ जाता है। लूनी जवाई बेसिन है, इसे बोला जाता है गोडवाड़ प्रदेश कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन इसका ये राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर में किस प्रकार की जलवायु मिलती है? कोपेन का जो वर्गीकरण है आपको पता है राजस्थान के अंदर, तो कोपेन है, तो कोपेन का आपको पता है वर्गीकरण, राजस्थान ने कोपेन को 4 भागों में बांटा था। ठीक है, कोपेन ने राजस्थान को 4 भागों में बांटा। राजस्थान की जलवायु को सबसे पहले उसने ये जो भाग दिया था पश्चिम वाला, इसको उसने कहा था BWHW। फिर जो ये दक्षिण वाला भाग आ जाता है इसको उसने AW नाम दिया था। और जो बीच वाला भाग है जैसे कि चूरू का कुछ भाग है, सीकर का है, जोधपुर का है, या फिर नागौर, बाड़मेर, पाली, ये वाला क्षेत्र उसने जो है ये BSSW के अंदर दिया था। और ये जो अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, ये वाला क्षेत्र इसने CWG के अंदर दिया था। तो इसमें क्या पूछा गया है? चूँकि गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, तो ये चूँकि पश्चिमी के अंदर आ जाते हैं, पश्चिमी और उत्तर के अंदर आ जाते हैं, तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? BWHW हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना, ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किशनगढ़ चित्रकला शैली के संरक्षक सावंत सिंह की मृत्यु कहाँ हुई थी? देखिए ये क्वेश्चन कितना गजब का है कि हर कोई को पता है कि किशनगढ़ शैली के जो संरक्षक है ये सावंत सिंह है। बनी ठनी यहाँ पर थी, एरिक डिक्सन और फयाज अली थे। 5 मई 1973 को डाक टिकट जारी हुआ था। लेकिन ये क्वेश्चन बहुत कम ही विद्यार्थियों को पता होगा। सावंत सिंह की जो मृत्यु ये कहाँ पर हुई थी? ये हुई थी वृंदावन के अंदर। ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 के अनुसार राजस्थान में सुरक्षित वन क्षेत्र का प्रतिशत कितना है? तो ये तो 2017 की है, लेकिन 2021 के अनुसार आप ध्यान रखना ये राजस्थान के अंदर ज़्यादा ही है और 58% के लगभग है। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए हुए कूट का प्रयोग करते हुए उत्तर दीजिए। सूची 1 है, सूची 2 को सम्मिलित करना है। जैसे कि अब देखिए गेहूं की जो किस्म है ना, ये गेहूं की किस्म है, ये आपको पता है राज जो 3077 है, ये गेहूं की किस्म है। तो 1 में कौन सा आएगा? 4 नंबर आएगा। हम ऑप्शन देखते हैं, पहले हमें क्या है, 1 से ही ऑप्शन है, हमारा क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो देखिए ए में सिर्फ और सिर्फ इसी में आ रहा है, तो अगर आपको 1 भी पता है तो भी आपका क्वेश्चन चला गया। जैसे कि सभी को पता है मक्का की जो किस्म है ये माही कंचन है। ठीक है, माही कंचन किसकी किस्म है? मक्का की।
तो डी के अंदर क्या होना चाहिए, एक, और डी के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक इसी में आ रहा है। तो ये भी आप ध्यान रखें। कई बार ये होता है कि हम बड़े क्वेश्चन को देख के पढ़ते भी नहीं है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन करने चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान में पुग्गल नस्ल किसकी है? तो पुग्गल नस्ल किसकी है? बकरी की, गाय की, भेड़ की या फिर ऊँट की? तो पुग्गल आप सभी को पता है, पुग्गल नस्ल है ये, भेड़ की है। ऑप्शन 20 का क्या होगा? राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी एक बनास नदी की सहायक नदी नहीं है? बनास नदी की सहायक नदी कौन सी नहीं है? मानसी, कोठारी, मोरेल या फिर पार्वती? तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा पार्वती। पार्वती आपको पता है चंबल की सहायक नदी है। किस नदी की सहायक नदी है? चंबल नदी की सहायक नदी है पार्वती। की जो ये मानसी है, मोरेल है, कोठारी है, ये बनास नदी की सहायक नदी है। बनास नदी का उद्गम खमनोर की पहाड़ी राजसमंद से होता है, आप सभी को पता है। खमनोर की पहाड़ी राजसमंद से होता है। ये राजस्थान में सबसे लंबी नदी है, ध्यान रखना जो शब्द मैंने बोले हैं, राजस्थान में, ठीक है। राजस्थान में सबसे लंबी नदी है, राजस्थान की भी, ये भी ध्यान रखें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आता है सबसे बेस्ट क्वेश्चन जनसंख्या से रिलेटेड, कि निम्नलिखित में से 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या से संबंधित सही क्या है? बच्चों का लिंगानुपात 888 है, महिला साक्षरता का प्रतिशत 52.1 है, अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत ये 16.9 है, नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत 25.1 है। तो इनमें से सही कूट का चयन करना है अपन को, और सही कौन सा होगा इसमें? तो सही हो जाएगा इसमें बच्चों का लिंगानुपात ये 888, ये बिल्कुल सही है। महिला साक्षरता का प्रतिशत 52.1, ये भी सही है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। आपको पता है अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या और अनुसूचित जाति की जनसंख्या यानी एससी और एसटी की जो जनसंख्या है, एससी का जो प्रतिशत है वो तो है कितना? 17.85। कितना है? 17.85%। और एसटी की जो जनसंख्या है वो कितना है? वो है 13.5%। तो ये भी आप ध्यान रखें। फिर आ जाती है नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत। तो नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत 25.1 न होकर 24.9 है। कितना है? 24.9 है। और इंडिया का है 31 पॉइंट, ठीक है, 31 पॉइंट कुछ है। तो ये भी आप ध्यान रख लें इंडिया का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तो नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। तो गागरोन का किला, यहाँ पर मैं एक ही बताऊंगा आपको। देखिए गागरोन का किला है झालावाड़ के अंदर, यानी बी के अंदर ऑप्शन आएगा 4। तो बी के अंदर ऑप्शन इसमें भी आ रहा है 2 नंबर में और 3 नंबर में आ रहा है, ठीक है। चलते हैं दूसरा देखते हैं कि लगभग वो पता है किराड़ू मंदिर बाड़मेर के अंदर है। इसका मतलब डी के अंदर हो गया 1। क्या हो गया? डी के अंदर हो गया 1। तो डी में ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ इसी के अंदर आ रहा है, ठीक है, 3 नंबर के अंदर। तो 3 नंबर ऑप्शन क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? जो राजस्थान RCDF है, ठीक है, राजस्थान स्टेट डेयरी जो फेडरेशन या जो कॉर्पोरेशन, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी जो स्थापना है ये 1975 के अंदर की गई थी, ठीक है। ऑप्शन 4 इसका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम देखते हैं पॉलिटी के जो क्वेश्चन आते हैं वो। चलते हैं पॉलिटी के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के संविधान की किस अनुसूची के तहत राज्य में राज्यपाल द्वारा मंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है? तो पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है किस अनुसूची के द्वारा? तो ये दिलाई जाती है 3री अनुसूची के द्वारा। ऑप्शन 3 इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। मैं आपको अनुच्छेद 164 कंप्लीटली रिवीजन करवा देता हूँ। यहाँ पे देखिए अनुच्छेद 164 जो है, इसका जो सब क्लोज 1 है ये बोलता है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री को नियुक्त करते हैं एवं मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों को नियुक्त करते हैं, ये बोलता है सब क्लोज जो 1 है वो। अनुच्छेद 164 1 ए है, ठीक है, सब क्लोज 1 ए का ए है, जिसमें मंत्री परिषद का आकार के बारे में बताया गया है कि जो मंत्री परिषद का जो आकार होगा वो राज्य विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% से अधिक नहीं होगा। ध्यान रखना, 15% से अधिक नहीं होगा, जिसमें 12 या फिर आप बोल सकते हो जिसमें मुख्यमंत्री और जो अतिरिक्त जनजातीय कल्याण मंत्री नियुक्त किए जाते हैं कुछ राज्य में, वो भी शामिल होंगे, ठीक है। फिर इसी में लिखा हुआ है कि मंत्री परिषद की जो न्यूनतम संख्या है वो 12 से कम नहीं होगी। इस 12 के अंदर वो दोनों भी शामिल होंगे, 1+11 बोल सकते हो आप, कि मुख्यमंत्री और अन्य मंत्री। तो ये हो गया हमारा सब क्लोज 1 कंप्लीट। फिर हम देखते हैं अनुच्छेद 164 2। अनुच्छेद 164 जो सब क्लोज 2 है ये बोलता है कि मुख्यमंत्री और जो ये मंत्री परिषद होती है, यानी मंत्री परिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है, ठीक है। सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? विधानसभा के प्रति। और व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? तो ये राज्यपाल के प्रति है, ये भी ध्यान रखें। तो ये लिखा हुआ है सब क्लोज 2 के अंदर। फिर आ जाता है अनुच्छेद 164 सब क्लोज 3। इसमें यह लिखा हुआ है कि राज्यपाल मंत्रियों को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। अनुच्छेद 164 4 के अंदर लिखा 3 के अंदर लिखा हुआ है
अनुच्छेद 164 के अंदर क्या लिखा हुआ है, सब क्लोज 4 के अंदर इसमें ये लिखा हुआ है कि जो भी कोई भी अगर विधान परिषद या फिर विधानसभा का सदस्य नहीं है वो अधिकतम 6 माह तक मंत्री बनकर रह सकता है। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखें। फिर आ जाता है अनुच्छेद 164(5) सब क्लोज कौन सा 5, इसमें जो भी मंत्री है और जो भी अन्य हैं उनकी वेतन और भत्तों का जो निर्धारण है वो किसके द्वारा किया जाता है, तो राज्य के विधानमंडल द्वारा किया जाता है। ये भी आप ध्यान रखें सब क्लोज 5 के अंदर। तो देखिए हमने अनुच्छेद 164 को पूरा कंप्लीटली विद सब क्लोज याद कर लिया है और ये भी आप याद रखें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राज्यपाल की शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से सही नहीं है। यहाँ पर क्या पूछा है, नहीं पूछा है। सबसे पहले इसी को अंडरलाइन कर लीजिए अपन। राज्यपाल धन विधेयक को पुनर्विचार हेतु राज्य विधानमंडल को लौटा सकता है, इम्पॉसिबल। राज्य कभी भी धन विधेयक को पुनर्विचार हेतु नहीं लौटाएगा। हाँ, वो स्वीकार कर सकता है, अस्वीकार कर सकता है, लेकिन अस्वीकार उस तरीके से नहीं किया जाएगा जैसे मैं बोल रहा हूँ, लेकिन अस्वीकार वो कर सकता है। वैसे भी कोई अस्वीकार करता नहीं है। ठीक है, अस्वीकार करने का मतलब है कि उसने जो भी मतलब तत्कालीन सरकार है उसने अविश्वास खो दिया है, विश्वास खो दिया है। ठीक है, राज्यपाल किसी विधेयक को भारत के राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित कर सकते हैं, बिल्कुल। आर्टिकल 200 के तहत राज्यपाल किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति हेतु आरक्षित रख सकते हैं, लेकिन आर्टिकल 200 के अंदर ही लिखा हुआ है कि राज्यपाल उच्च न्यायालय से संबंधित कोई भी विधेयक हो उसको अनिवार्य रूप से यानी अनिवार्य रूप से रखेंगे। ठीक है, ये इसमें क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। राज्य विधानमंडल के विश्रांति काल में राज्यपाल द्वारा अध्यादेश प्रख्यापित किया जाता है। आपको पता है आर्टिकल 213 के तहत राज्यपाल जब विधानसभा सत्र में नहीं होती है तो या फिर जो सरकार जो भी है वो सत्र में नहीं होती है तो अध्यादेश जारी करते हैं, यानी विश्रांति काल का मतलब यही है। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखें। राज्यपाल के पास क्षमादान की शक्ति है, बिल्कुल है। 161 के अंदर राज्यपाल की जो क्षमादान की शक्तियों का उल्लेख किया गया है, तो ये भी आप ध्यान रखें। तो इसमें हमने पूछा क्या था, हमसे स्टेटमेंट नहीं का पूछा था, अन्य तीनों स्टेटमेंट सही है, ये एक क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ये भी आप ध्यान रखें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी। किसी राज्य की मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के से अधिक नहीं होगी। हमने अभी भी से बात किया था, 91वां संविधान संशोधन हुआ था। कौन सा 91वां संविधान संशोधन, जब हमारे देश के प्रधानमंत्री थे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी 2003 के अंदर। ठीक है, ये संविधान संशोधन जब हुआ था ना, तब मंत्रिपरिषद के आकार क्या कर दिया गया, निश्चित कर दिया गया, क्योंकि कुछ राज्यों में ऐसा होता था कि बहुत सारे मंत्री बना दिए जाते थे, फिर इधर उधर दल बदल वाला सिस्टम था। इसीलिए अनुच्छेद 164 सब क्लोज 1 के अंदर एक सब क्लोज और जोड़ा गया ए, जिसके तहत मंत्रिपरिषद का जो आकार है वो उस राज्य की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होने और जो कम से कम 12 होने का मतलब ये प्रावधान किया गया था। तो इसमें कितना हो सकता है, 15% हो सकता है। ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान लोक सेवा आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। यानी यहाँ पर क्या पूछा, वापस में इनकरेक्ट पूछा है। ठीक है, नॉट ट्रू पूछा है। तो राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी के बारे में पूछा है। आपको पता है भाग 14 में, जो भाग 14 है, भाग 14 के अनुच्छेद 315 से लेकर अनुच्छेद 323 तक जो भी लोक सेवा आयोग है उनके बारे में बताया गया टोटल। ठीक है, तो इसमें आयोग के सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, सही नहीं पूछा था। तो इसमें यही नहीं है, क्योंकि आयोग के जो सदस्य है वो भारत के राष्ट्रपति के तहत नहीं, अनुच्छेद 316 2 के अंदर 1 के अंदर ये लिखा 2 के अंदर ये लिखा हुआ है कि जो इनकी नियुक्ति है वो राज्यपाल करते हैं। ठीक है, कौन करते हैं, राज्यपाल करते हैं। तो इनकी सेवा शर्तों के संबंध में सभी जो निर्धारण है वो कौन करते हैं, राज्यपाल करते हैं। तो इसके संबंध में ये कौन सा नहीं होगा, सत्य नहीं होगा, 1 नंबर। ठीक है, इसका राइट आंसर तो 1 नंबर हो जाएगा। अगले जो हम उसको ऑप्शन को देख लेते हैं, आयोग के सदस्य अपने पद से भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाए जाएंगे, बिल्कुल सही बात है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 317 ये बोलता है कि राज्य लोक सेवा आयोग के जो सदस्य हैं वो भारत के राष्ट्रपति द्वारा ही हटाए जाएंगे। राष्ट्रपति किन किन को हटाता है राज्य लेवल पे, तो एक तो हटाते हैं एसएचआरसी के सदस्य जो भी होते हैं अध्यक्ष और सदस्य, उनको एक हटाते हैं राज्य लोक सेवा के अध्यक्ष और सदस्यों को, ये आप ध्यान रखें। ठीक है, इनका हटाने का जो काम है वो केवल और केवल राज्यपाल राष्ट्रपति ही कर सकते हैं, तो ये दोनों ध्यान रखें। आयोग के सदस्यों का कार्यकाल अपने पद ग्रहण करने से 6 वर्ष या फिर 62 वर्ष की आयु जो भी पहले होगा, बिल्कुल सही बात है। ये भी जो इनका कार्यकाल है वो कितना होता है, इतना ही होता है, 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु में। लेकिन यही जो ना यूपीएससी के संदर्भ में अगर पूछ लिया जाए तो कितना हो जाएगा, 6 से 65 वर्ष हो जाएगा। तो ये भी ध्यान रखें। आयोग के सदस्य
संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष पद हेतु नियुक्ति हेतु पात्र होंगे, बिल्कुल होंगे, इनमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन वो खुद के पद पर पुनर्नियुक्त नहीं किए जा सकते, ये भी ध्यान रखें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मुख्य सचिव के कार्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर सावधानी से पढ़िए। मुख्य सचिव होते हैं, जैसे वर्तमान में अपने कौन है, उषा शर्मा जी है, श्रीमती उषा शर्मा है, और ये राजस्थान की दूसरी महिला मुख्य सचिव है। इनसे पहले 2009 में अंदर कुशाल सिंह बनी थी, ठीक है। कौन बनी थी? कुशाल सिंह, राजस्थान की जो पहली महिला मुख्य सचिव बनी थी। तो इनके नाम भी आप याद रखना। अभी देखते हैं हम मुख्य सचिव के जो कार्यों के संबंध में निम्न में से कौन से कथन है, उनको सावधानी से पढ़िए, ठीक है। वह मुख्यमंत्री का प्रमुख सलाहकार होता है, ठीक है। मुख्यमंत्री का प्रमुख सलाहकार होता है, बिल्कुल सही बात है। वह राज्य लोक सेवाओं का प्रमुख होता है, राज्य लोक सेवाओं का प्रमुख होता है। वह राज्य के राज्यपाल का प्रमुख सलाहकार होता है। क्या राज्य के राज्यपाल का प्रमुख सलाहकार होता है मुख्य सचिव? जी नहीं, राज्य के राज्यपाल का प्रमुख सलाहकार नहीं होता, ये ध्यान रखें आप, ठीक है। वो केवल और केवल मुख्यमंत्री का जो है ये प्रमुख सलाहकार होता है, ठीक है। तो इसमें जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सत्य कथन की पहचान करनी है, केवल 2 ही सही होगा, ठीक है। मुख्यमंत्री का भी प्रमुख सलाहकार वो नहीं होता। इसमें केवल और केवल राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 2 नंबर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ये ध्यान रखें। सॉरी, 2 नहीं, ये तीनों इसका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री का भी प्रमुख सलाहकार होता है, हमने इसकी बात की है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3rd। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान में पंचायत समितियों की कुल संख्या 31 दिसंबर 2018 को यथा विद्यमान कितनी थी? ये डेटा अब पुराना हो गया है, इसको हमें याद नहीं रखना, लेकिन आप प्रेजेंट टाइम में याद रखें। अभी जो है वो राजस्थान के अंदर ग्राम पंचायतें हैं, वो है 11,264 या फिर 11,264 या 66 के लगभग यही है, ठीक है। हाँ, 66 ही है, ठीक है। और 33 जिला परिषदें हैं और 355 है, वो क्या है? ग्राम, जो ये पंचायत समितियों की कुल संख्या है। तो ये भी ध्यान रखना। ये याद रखने का थोड़ा सा तरीका ये है कि देखिए, ये भी 11 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 11 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 11 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर 64 बोला था ना, 64 11 से डिवाइड नहीं हो रहा, 66 हो रहा है, तो ये सही है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप अभी वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में याद रखें, 355 इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। ग्राम सभा की गणपूर्ति कितनी होती है? ग्राम सभा की गणपूर्ति आपने पढ़ा होगा कोरम, ठीक है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 100 में कोरम के बारे में कहा गया है कि संसद का कोरम कितना होगा, संयुक्त बैठक का कोरम कितना होगा। उसी प्रकार ग्राम सभा का जो कोरम होता है वो कितना होता है? तो ग्राम सभा का कोरम होता है, हर जगह देख लीजिए आप, कोरम है ना, कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग होगा, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये 3rd हो जाएगा। अपन जो ये EORO का जो एक अधिनियम है ना, कौन सा? नगरपालिका कार्य संचालन नियम, नगरपालिका जो कार्य संचालन नियम 2009 की जो 7वीं नियम है, नियम जिसका 7वां है, इस 7वें नियम में गणपूर्ति के बारे में कहा गया है। किसके बारे में गणपूर्ति कहा गया है? वहाँ पर गणपूर्ति 1/3 दिखा है, ठीक है, लिखा है, तो ये भी ध्यान रखना। उसके बारे में 1/3 है, यहाँ पर 1/10 है, और जो संसद और राज्य विधानमंडलों के बारे में भी 1/10 है, तो ये भी ध्यान रखें। राजस्थान में ग्राम पंचायत के सरपंच, उप सरपंच तथा वार्ड पंच अपना त्यागपत्र किससे संबोधित करते हैं? यानी सरपंच भी, उप सरपंच भी और वार्ड पंच भी अपना जो त्यागपत्र है एक से संबोधित करते हैं राजस्थान के अंदर। तो ये सभी संबोधित करते हैं विकास अधिकारी को, वीडियो को, ठीक है। किसको करते हैं? वीडियो को, ये भी ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का पद रिक्त होने की स्थिति में अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता है? तो अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता है? राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का पद रिक्त हो जाए तब उस समय अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करेगा? तो राज्यपाल सदस्यों में से किसी एक सदस्य को अध्यक्ष के रूप में प्राधिकृत कर सकेंगे, बिल्कुल कर सकेंगे। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 25 में यह प्रावधान किया गया है कि यदि राज्य मानवाधिकार आयोग के कोई सदस्य अध्यक्ष का पद रिक्त हो जाता है तो राज्यपाल उस समय आयोग के किसी भी सदस्य को क्या बना सकता है? अध्यक्ष बना सकता है। वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में आप ध्यान रखें, राजस्थान राज्य जो मानवाधिकार आयोग है इसमें जो टोटल सदस्य है ये 1+3 होते हैं, 1+2 होते हैं। टोटल सदस्य बोला है, कुल सदस्य केवल और केवल सदस्य पूछ लिया जाए तो 2 होंगे, टोटल सदस्य पूछ लिया जाए तो 3 हो जाएंगे। एक अध्यक्ष जो वर्तमान में कौन है? GK व्यास है, गोपाल कृष्ण व्यास है, ठीक है। वर्तमान में 2 सदस्य हैं, एक है महेश गोयल साहब है, महेश शर्मा साहब है, ठीक है। कौन है? महेश शर्मा है। और एक जो सदस्य वो है राम सिंह झाला है। कौन है? राम सिंह झाला है। ये दोनों आप ध्यान रखें, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के संविधान के स्रोतों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सुमेलित कौन सा युग्म नहीं है? तो कानून निर्माण की प्रक्रिया ग्रेट ब्रिटेन से ली गई, बिल्कुल सही बात है। विधि निर्माण की प्रक्रिया
ये ग्रेट ब्रिटेन से ली गई है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट जो पॉलिसी, ये भी हमने आयरलैंड से ली है, ये भी बात बिल्कुल सही है। न्यायिक पुनरावलोकन है, ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, ये भी बात बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? सुमेलित नहीं कौन सा है? अर्ध संघात्मक जो स्विट्जरलैंड से ये नहीं लिया गया है। क्वासी फेडरल जो गवर्नमेंट है ये हमने यहाँ से नहीं लिया है, कनाडा से लिया है, ये थोड़ा सा ध्यान रखें। निम्नलिखित में से क्या भारत शासन अधिनियम 1935 की विशेषता नहीं है? तो कौन सी विशेषता नहीं है? केंद्र में द्वैध शासन, ये तो है। समवर्ती सूची का सृजन, प्रांतों में द्वैध शासन, इसमें से यही नहीं है, क्योंकि जो 1935 का जो एक्ट आया था उसके तहत प्रांतों में जो द्वैध शासन था उसको समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, प्रांतों में द्वैध शासन को क्या कर दिया था? समाप्त कर दिया था। तो ये ध्यान रखें। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में संपत्ति के अधिकार को भारत के संविधान की मौलिक अधिकार की सूची में विलोपित किया गया था? तो ये तो आपको पता है, 44वां संविधान संशोधन हुआ था। ठीक है, कौन सा हुआ था? 44वां संविधान संशोधन। ये हुआ था 1978 के अंदर, लेकिन लागू कब हुआ? लागू हुआ था 1979 के अंदर। और ये किसके समय हुआ था? तो आपको पता है 1978 के अंदर जो मोरारजी देसाई हमारे क्या थे? प्रधानमंत्री थे। ये विदेश मंत्री भी रह चुके हैं मोरारजी देसाई इंदिरा गांधी सरकार में, और ये उप प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। क्या रह चुके हैं? उप प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। तो ये आप ध्यान रखना, इनके बारे में फैक्ट है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संविधान की उद्देशिका में उल्लेखित हम भारत के लोग संविधान की निम्नलिखित विशेषता से घनिष्ठ जुड़ा है। तो हम भारत के लोग हैं, ये किससे जुड़ा है? क्या पंथ निरपेक्षता से जुड़ा है? सेकुलरिज्म से जुड़ा है? जी बिल्कुल नहीं, ये सेकुलरिज्म से बिल्कुल भी नहीं जुड़ा। ठीक है, सिद्धनात्मकता यानी बाई कैमरलिज्म, इससे कोई रिलेटेड नहीं है। हम भारत के लोग, इसका मतलब ये होता है कि हम, मतलब वी द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, इसे ये संप्रभु राज्य के लिए, सोवरेन स्टेट के लिए बताया जा रहा है कि हम क्या है? संप्रभु है, अपने मामलों में स्वतंत्र है। ये ध्यान रखें। आपको पता है भारत की जो प्रस्तावना है, या सब जो है संविधान की जो प्रस्तावना है, इसको 13 दिसंबर जो 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया था, उसे 22 जनवरी 1947 को पारित कर दिया गया था। ठीक है, 22 जनवरी 1947 को। बाद में 17 अक्टूबर 1949 को भारत की जो प्रस्तावना है इसे स्वीकार किया गया था। तो ये तीनों डेट प्रस्तावना के बारे में आप ध्यान रखें। ठीक है, नई जो प्रस्तावना है ये 3/1/1977 को लागू हुई थी। भारत की जो नई प्रस्तावना कब लागू हुई? 3/1/1977 को लागू हुई थी। इंदिरा गांधी की सरकार के समय इसमें संशोधन किया गया था। पहले बेरोवारीवाद था, बेरोवारीवाद जो 1966 में, उसमें सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये निर्णय दिया गया था कि जो संसद है ये प्रस्तावना में संशोधन नहीं कर सकती। ठीक है, और ये प्रस्तावना जो संविधान का भाग भी नहीं है। लेकिन बाद में 24 अप्रैल 1973 को केशवानंद भारती जो वाद था उसमें कहा गया था कि संसद प्रस्तावना में संशोधन कर सकती है और ये संविधान का भाग भी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए प्लीज़। और हमारी जो EORO की जो स्पेशल करंट अफेयर की क्लास आती है रोजाना, उसको आप अटेंड कीजिए। उसमें हमने कॉस्मोस, हमारी जो क्रोनोलॉजी की मैगजीन आती है उसको भी, मूमल प्लस स्प्रिंग बोर्ड, और भी जो फेमस मैगजीन है उन सभी के जो क्वेश्चन बन रहे हैं ना MCQ, वो हमने लिए हैं। थ्योरी नहीं पढ़ाते हम उसमें, केवल और केवल क्वेश्चन करते हैं। तो ये भी क्लास आप देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। राजस्थान की राज्य सरकार ने राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के गठन की अधिसूचना जारी की थी। अधिसूचना पूछा है, अधिसूचना कब जारी की गई थी? तो राजस्थान राज्य जो मानवाधिकार आयोग के गठन की अधिसूचना 18 जनवरी 1999 को की गई थी, और इसकी स्थापना की गई थी 20 मार्च 2000 को। कब की गई थी? 20 मार्च 2000 को। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की जो प्रथम अध्यक्ष थी उनका नाम था सुश्री कांता भटनागर। क्या नाम था? सुश्री कांता भटनागर, जो सिक्किम उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी रह चुके हैं। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके हैं। दूसरे थे जिनका नाम था सैयद सगीर अहमद, और इनके बाद में कार्यवाहक रहे थे अमर सिंह गोदारा, ये कार्यवाहक रहे थे। उनके बाद में जो आ जाते हैं न्यायमूर्ति प्रकाश टांटिया। ठीक है, और एक आ जाते हैं आचार्य कोड़ी साहब। वर्तमान में गोपाल कृष्ण व्यास है ये। महेश चंद्र शर्मा भी राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष रह चुके हैं। तो इनको आप थोड़ा सा ध्यान रखें। क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन से राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष नहीं रहे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप ये अच्छे लग रहे होंगे। निम्नांकित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? जो निम्नांकित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो गुजरात की स्थापना 1960 के अंदर हुई थी, हरियाणा की स्थापना 1966 के अंदर हुई थी, झारखंड की स्थापना 2000 के अंदर हुई थी, और सिक्किम की स्थापना 1973 के अंदर हुई थी। तो निम्नलिखित में से कौन सा है ये सुमेलित नहीं है?
आपको ये बताना है। तो सिक्किम की जो स्थापना ये 1973 के अंदर नहीं हुई थी, ठीक है। ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, फोर्थ गलत हो जाएगा, यहाँ पर नहीं पूछा है। आपको पता है 35वां संविधान संशोधन किया गया था, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था 1975 के तहत इंदिरा गांधी सरकार द्वारा, जिसके तहत संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। जी हाँ, कौन सी अनुसूची, 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। और इसके तहत सिक्किम को भारत का एसोसिएट स्टेट बनाया था। क्या स्टेट बनाया था, एसोसिएट स्टेट बनाया था। बाद में 36वां संविधान संशोधन किया गया था 1975 के अंदर ही, 36वां संविधान संशोधन किया गया 1975 के अंदर ही, जिसके तहत 10वीं अनुसूची को समाप्त कर दिया गया। और सिक्किम को जो सह अस्तित्व वाला जो राज्य था, एसोसिएट वाला जो राज्य था, इसको भी क्या कर दिया, खत्म कर दिया। और इसके तहत एक अनुच्छेद जोड़ा 371F, जिसके तहत सिक्किम के लिए विशेष प्रावधान किए गए थे। तो ये भी आप ध्यान रखें, 371F में सिक्किम के लिए विशेष प्रावधान है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन भारतीय ट्राइबल पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक है, यानी भारतीय ट्राइबल जो पार्टी है उनके संस्थापक सदस्यों में से कौन एक है। छोटू भाई वसावा, हार्दिक पटेल, गोवर्धन झपड़िया और चिमना भाई मेहता। तो इनमें से क्या राइट आंसर हो जाएगा, छोटू भाई वसावा है। ये भारतीय ट्राइबल पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक रहे हैं। ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, एक राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वैज्ञानिक दृष्टिकोण शब्द का उल्लेख है। वैज्ञानिक, तो ये भारतीय संविधान का जो 8 नंबर है ना, उसमें कहा गया है वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना है आपको। 8 नंबर जो मौलिक कर्तव्य है उसको। लेकिन अगर आप यहाँ देखोगे तो ये यहाँ पर समझ में नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि ये कहा गया है इसे। वैसे भी अगर आप काउंट कर सकते हो तो काउंट कर लो। 8 नंबर पे आता है ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाला सिस्टम है, यानी जो मूल कर्तव्य 8 नंबर पे आता है। और 8 नंबर यानी क ख ग गेड़े के पास तो वो हो गए, फिर आ गया च और छ और जय, तो जय नंबर हो गया, मतलब 8वां होगा। तो ये राइट आंसर हो जाएगा 4th नंबर। लेकिन वहाँ पे ऐसे याद रखोगे तो ऐसे तो आपको रीजनिंग में भी पढ़ते हैं, 8 यहाँ पे हो जाएगा। तो ये 4th आंसर इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। वैज्ञानिक दृष्टिकोण जो विकास करना है, ये भारतीय जो मूल कर्तव्य है वो 8वां मूल कर्तव्य है, ठीक है। आपको पता है 42वें संविधान संशोधन द्वारा सरदार सवर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। एक ध्यान रखना, सरदार सवर्ण सिंह समिति में टोटल 12 मेंबर थे, ठीक है। कितने मेंबर थे, 12 मेंबर थे, खुद सरदार सवर्ण सिंह को सम्मिलित करते हुए। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित संगठनों में से भारत किसका सदस्य नहीं है। भारत किसका सदस्य नहीं है, आपको पता है बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है क्या, ओपेक या फिर G4 या फिर ब्रिक्स। तो ब्रिक्स में तो इंडिया आ ही रहा है, यहाँ पे ये भी देखिए बिम्स्टेक के अंदर भी इंडिया आ रहा है, ठीक है। जो बिम्स्टेक है ना उसमें भी इंडिया आ रहा है। G4 में भी भारत है, बिल्कुल शामिल है, लेकिन इसमें ओपेक का सदस्य भारत नहीं है, ठीक है। किसका सदस्य नहीं है, भारत ओपेक का सदस्य नहीं है। तो इसका ध्यान रखना। अब आपको ये पता चल गई यहाँ से कि 3 चीज़ों का भारत सदस्य है। एक तो बिम्स्टेक का है, G4 का है और ब्रिक्स का है, ओपेक का नहीं है। तो ये आपके लिए 4 चीज़ें यहाँ से याद हो जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से किसने 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी को प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण करवाई थी। तो अटल बिहारी वाजपेयी को शपथ ग्रहण किसने करवाई थी, ये करवाई थी KR नारायण ने। किसने करवाई थी, KR जो नारायण साहब है उन्होंने करवाई थी। और आपको पता होगा कि KR नारायण देश के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जिन्होंने जो संसद की या फिर आप बोल सकते हो लोकसभा के जो भी विधेयक आए थे उनको एक बार पुनर्विचार के लिए लौटाया था, ठीक है। ये भारत के एकमात्र राष्ट्रपति है KR नारायण साहब, 2 बार लौटाया था। और ये खुद कांग्रेस से बिलोंग करते थे। एक बार तो इन्होंने कांग्रेस की सरकार में ही एक विधेयक को वापस लौटा दिया था पुनर्विचार करने के लिए, और एक भाजपा सरकार में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे उस टाइम में भी इन्होंने क्या कर दिया था, पुनर्विचार हेतु लौटा दिया था। तो ये एकमात्र राष्ट्रपति रह चुके हैं भारत के जिन्होंने किसी भी विषय को पुनर्विचार हेतु संसद को वापस लौटाया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री होते हैं। तो 75 के अनुसार प्रधानमंत्री क्या होते हैं, प्रधानमंत्री नियुक्त किए जाते हैं, वो भी किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री नियुक्त किए जाते हैं। भारतीय संविधान के 75 में ही ये लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। ये वैसे हमारे कोई काम का नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2015 में हुए बांग्लादेश समझौते के अंतर्गत भारत की कुल कितनी बस्तियां बांग्लादेश को सौंपी गई थी। तो बांग्लादेश को कितनी सौंपी गई थी, आपको पता है भारतीय संविधान के अंदर। मैं आपको कुछ संविधान संशोधन बता देता हूँ, जैसे कि 99वां संविधान संशोधन हुआ। 99वें संविधान संशोधन का संबंध किससे, आपको पता है NJAC से है, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग से है, जिसको कम्प्लीटली रद्द कर दिया गया है।
वो रद्द कर दिया गया था। और ये भारत के संविधान में ऐसा पहली बार, भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ था जब किसी संविधान संशोधन को पूर्णतः कंप्लीटली रद्द कर दिया गया। फिर आ जाता है 100वां संविधान संशोधन। 100वां संविधान संशोधन के तहत ही बांग्लादेश और भारत के बीच में कुछ गाँवों को अदला बदली की गई थी, ठीक है। यानी ये 111वां इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितने गाँव की? 111 गाँव की। फिर आ जाता है 101 रुपये, यानी 101 रुपये से मतलब ये है कि इसके अंदर 101 के अंदर जीएसटी वाला जो संशोधन लाया गया था, जीएसटी वाला जो संशोधन या इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया था 102 के तहत है ना, ये अनुच्छेद 338B में ये जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है उसको संवैधानिक दर्जा दिया गया था। और 342A के तहत ये कहा गया था कि किसी भी जाति को अगर ओबीसी में शामिल करना है तो उसके बारे में निर्णय कौन लेंगे? राष्ट्रपति लेंगे। फिर भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद या फिर आप बोल सकते हो संवैधानिक संशोधन 103वां, इसके तहत ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण दिया गया था जो सरकारी सेवाओं में और अन्य में। 104वां ये बोल देता है कि जो SC और ST का जो आरक्षण है अनुच्छेद 334 के तहत वो अब 70 वर्षों से बढ़ाकर कितने वर्षों कर दिया गया था? 80 वर्ष कर दिया गया था। फिर आ जाता है भारतीय संविधान का जो आप बोल सकते हो 105वां संविधान संशोधन, ठीक है। 105वें संविधान संशोधन में वही है 338 के अंदर या फिर 338B और जो 342A है उसमें ही वापस में परिवर्तन किए गए थे। तो ये हमने लगभग 6 या 7 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट देख लिए हैं, ये आपको पता होना चाहिए। इन गाँवों की संख्या 111 थी, ये आप ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए एक राजनीतिक दल को कितने राज्य में लोकसभा चुनाव में 2% मत प्राप्त करने चाहिए? यानी राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में, ठीक है, टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज ए नेशनल पॉलिटिकल पार्टी ए पार्टी हैज़ टू सिक्योर 2% वोट्स इन द लोकसभा इलेक्शन फ्रॉम हाउ मेनी स्टेट्स? कितने राज्यों में 2% मत प्राप्त करना चाहिए? तो 3 राज्यों में या फिर 4 राज्यों में या फिर 5 राज्यों में या फिर 6 राज्यों में। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा 3 राज्यों में। अगर आप 2% वोट ले आते हो उस लोकसभा के अंदर जो वैध मत पड़ते हैं उनका, तो आपकी जो दल है उसको क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में जाना जाने लग जाएगा। निम्नलिखित में से अभी हाल ही में आपको पता है 8वीं जो राष्ट्रीय राजनीतिक जो पार्टी बनी है ये आम आदमी पार्टी बन गई है, ठीक है। आम आदमी पार्टी भारत का 8वां जो राष्ट्रीय दल बन गया है, ये भी आप ध्यान रखें, इसे चुनाव आयोग ने मान्यता दे दी थी। निम्नलिखित में से भारत के किस प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान के साथ बस राजने का प्रारंभ किया? बस राजने का प्रारंभ किया था, ये भारत के कौन से प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया था? तो PV नरसिम्हा राव, राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी जी या फिर मोरारजी देसाई। तो ऐसा किसने किया था आपको पता होगा। ये किन के समय की बात है? तो ये अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय की बात है। ऑप्शन 3 इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बस राजने यानी बस डिप्लोमेसी ये किसने प्रारंभ की थी? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने की थी। ऑप्शन 3 इसका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक तो ये कि 111 गाँव बांग्लादेश को दिए गए थे और एक ही अटल बिहारी वाजपेयी जी वाला। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18 के अनुसार, ये इकोनॉमिक सर्वे से रिलेटेड क्वेश्चन है, अपने काम का नहीं है प्रेजेंट टाइम में, ये 2018 का है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक गण के सदस्यों द्वारा किया जाता है। इस निर्वाचक गण में शामिल होते हैं, यहाँ पर क्या पूछा है? होते पूछा है, नहीं होते नहीं पूछा है। संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, गलत है ये बात। दोनों सदनों के सभी सदस्य कैसे हो सकते हैं? मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते। आपने पढ़ा होगा अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल है, ठीक है। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य एवं राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, बिल्कुल सही बात है, यही लेते हैं, ठीक है। लोकसभा एवं राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, तो लोकसभा एवं राज्यसभा के केवल नहीं लेते, राज्य विधानसभा को भी लेते हैं। संसद एवं राज्य विधानमंडल के दोनों हुए सदनों के निर्वाचित सदस्य, तो संसद एवं राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के यानी विधानसभा और विधान परिषद, तो विधान परिषद के तो कभी भी किसी भी हालत में भाग नहीं लेते, ठीक है। कभी भी किसी भी हालत में भाग नहीं लेंगे, तो ये कथन वैसे भी गलत हो जाता है। और हमसे पूछा क्या है? तो शामिल होते हैं। शामिल कौन होते हैं? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, इलेक्टेड मेंबर्स एवं राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ठीक है। ये राइट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 54 में यह बात लिखी हुई है। 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि दी हुई है। 53 में ये लिखा हुआ है कि राज्य जो संघ की कार्यपालिक शक्ति होती है वो राष्ट्रपति में निहित है। और 52 में ये लिखा हुआ है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, और ये संविधान का सबसे छोटा अनुच्छेद भी है, ये भी आप ध्यान रखें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी कोई हमारे काम की बात नहीं है। दोहरी गणना
ये भी क्वेश्चन नहीं है। 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 है। जी हम केवल उन्हीं क्वेश्चन को ले रहे हैं जो पॉलिटी के इंपॉर्टेंट है। तो ये देखिए जो है 67 नंबर क्वेश्चन। इससे पहले एक क्वेश्चन और रह गया है, उसको देख लेते हैं थोड़ा सा कि 64 नंबर क्वेश्चन था वो। हाँ, ये देखिए, राजस्थान में 2018 में विधानसभा चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी द्वारा जीती गई सीटों का अंतर था। इन 2008 असेंबली इलेक्शन ऑफ राजस्थान द डिफरेंस ऑफ सीट वोन बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड भारतीय जनता पार्टी वोज। तो भारतीय जनता पार्टी और इनके बीच में अंतर कितना था? तो 26 सीटों का अंतर था। ये ध्यान रखना। 2018 के अंदर राइट आंसर कौन सा होगा? 2 नंबर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारी सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक है, उन्हीं को ले रहे हैं हम। राजस्थान के 15वें राजस्थान विधानसभा चुनाव 2018 के दौरान किस दल के प्रत्याशी की मृत्यु के कारण रामगढ़ अलवर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव स्थगित किया गया था? तो ये किया गया था बहुजन समाजवादी पार्टी थे। जो आर्टिकल ये इसमें राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 67 हो जाएगा। 67 का राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। ऑप्शन थर्ड इसका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। बहुजन समाजवादी पार्टी के वो थे जिनका निधन होने के कारण राजस्थान में तत्कालीन समय में 199 सीटों पर ही चुनाव हो पाए थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे होंगे। और मैंने जो आपको EORO की जो करंट अफेयर की क्लास के बारे में बताया है, एक बार उस क्लास को आप ज्वाइन करके देखना। अगर आपको एक बार अच्छा नहीं लगे फिर आप उस क्लास को कभी मत देखना, चाहे आज आप एक बार उस क्लास को जरूर देखना। तो राजस्थान के किस वर्तमान विधायक ने कॉमनवेल्थ फेस्ट जो गेम्स है उसमें स्वर्ण पदक जीता था? तो ये कृष्णा पूनिया ने जीता था। वर्तमान में ये राजस्थान के जो खेल जो संघ है उसकी अध्यक्ष भी है। तो ये भी आप ध्यान रखें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब थोड़े हमारे हिस्ट्री के क्वेश्चन आगे। आहड़ के उत्खनन से प्राप्त कौन सी सामग्री बाह्य संपर्कों का संकेत देती है? तो आहड़ जो है ये कहाँ पर है? सबसे पहली बात, आहड़ है उदयपुर के अंदर। कहाँ पर है? आहड़ उदयपुर में है। आहड़ एक ताम्र जो पाषाण सभ्यता है, आप इसको बोल सकते हो ताम्र और पाषाण सभ्यता भी है, ठीक है। आहड़ की जो प्रथम उत्खनन से लोहा युगीन सभ्यताओं के अवशेष प्राप्त हुए हैं और दूसरे से ताम्र युगीन सभ्यताओं के अवशेष प्राप्त हुए हैं। आहड़ का उत्खनन 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास जी ने किया था। किसने किया था? 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास ने किया था। 1956 में यहाँ पर रतन चंद्र अग्रवाल आ गए थे। और यहाँ पर HD जो सांकलिया है, HD सांकलिया ने आहड़ सभ्यता स्थल को क्या बोला है? बनास संस्कृति कहा है, ठीक है। ये भी आप ध्यान रखें, बनास संस्कृति कहा है। आहड़ का जो प्राचीन नाम है वो धूलकोट मिलता है और इसको धुल्लरकोट भी कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। लेकिन बाह्य सामग्री को संपर्कों का संकेत कौन देती है? ये लेपिस लाजुली देती है। ऑप्शन थर्ड इसका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 7 अग्नि वेदिकाओं की पंक्ति प्राप्त हुई है। 7 जो अग्नि वेदिकाओं की जो पंक्ति प्राप्त कहाँ से हुई है? ये हुई है कालीबंगा से। वन थिंग, ये जो टेराकोटा है ना, ये टेराकोटा आप यहाँ से निकाल दो। टेराकोटा वैसे कहाँ पर प्रसिद्ध है? तो ये मोलेला राजसमंद के प्रसिद्ध है, ठीक है। कहाँ के प्रसिद्ध है? मोलेला राजसमंद के प्रसिद्ध है। यहाँ के मोहनलाल जो कुमावत नाम के एक व्यक्ति है जिनको पद्मश्री पुरस्कार भी दिया जा चुका है भारत सरकार की तरफ से। टेराकोटा ये मोलेला गांव राजसमंद की प्रसिद्ध है। अब देखते हैं 7 अग्नि जो वेदिकाओं की पंक्ति प्राप्त कहाँ से हुई है? तो ये कालीबंगा से हुई है। कालीबंगा घगर नदी के किनारे है। घगर नदी जिसे मृत नदी, नट नदी, सरस्वती नदी या फिर देवेशवती नदी कहा जाता है। कालीबंगा है। इसके जो उत्खनन है ये 1952 जो खोज है 1952 में अमलानंद घोष ने की थी। आप जो शॉर्ट में याद रखना, एक घोष, एक बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन ऐसा ही आया था, एक घोष वाला, ठीक है। और कालीबंगा के अंदर 7 अग्नि वेदिकाएँ प्राप्त हुई है। यहाँ से हमें अलग अलग जो है दुर्गों के दुर्गाकरण के अवशेष भी प्राप्त होते हैं। मतलब दोनों की तरफ है ना अलग अलग दीवारें बनी हुई है, जो एक तो दुर्ग क्षेत्र है और एक गढ़ी क्षेत्र है उसका। और कालीबंगा के बारे में आप ध्यान रखना है कि यहाँ पर विश्व के सबसे पहले भूकंप के साक्ष्य भी हमें प्राप्त हुए हैं। अलंकृत ईंटों के प्रमाण हमें यहाँ से कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। और जो यहाँ पर ऊँटों के जो ना ऊँट किसके? ऊँट है ना, ऊँट के भी चित्र हमें यहाँ पर कालीबंगा से मिले हैं। तो ये भी आप ध्यान रखें। एक आता है प्रथम कालीबंगा के नाम से या कालीबंगा प्रथम के नाम से। किसके नाम से? कालीबंगा प्रथम के नाम से किस सभ्यता स्थल को जाना जाता है? तो ये जाना जाता है सोंथी है, साबणिया है। ये कहाँ पर है? तो ये बीकानेर के अंदर है। ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। बेराट जयपुर के अंदर है। यहाँ से बुद्ध जो है ना, बौद्ध सभ्यताओं के भी अवशेष मिले हैं। बुद्ध जो भगवान है उनके बारे में भी यहाँ पर कुछ अवशेष मिले हैं, ये ध्यान रखना। 1837 में सबसे पहले यहाँ पर कैप्टन बर्ड के द्वारा अशोक के जो अभिलेख खोजे गए थे। बेराट के अंदर ही भीम की डूंगरी, महादेव की डूंगरी, बिजक की डूंगरी, गणेश डूंगरी इत्यादि सभी जो डूंगरियाँ ये कहाँ पर है? बेराट के अंदर है। यहाँ से 28 जो सिक्के प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 16 और 8 36 सिक्के प्राप्त हुए हैं। ये ध्यान रखना। कितने? 36, 28 + 8 है।
ये 28 है। 8 इसमें मिनेंडर एक शासक था, उसका भी सिक्के यहाँ से प्राप्त हुए हैं, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। विराट है, ये बाणगंगा नदी के किनारे है। कौन सी नदी के किनारे है? बाणगंगा नदी के किनारे है। बाणगंगा नदी जिसे अर्जुन की गंगा बोला जाता है, ठीक है। हाड़ के बारे में हमने पिछले क्वेश्चन में बात करी ली। गणेश्वर सभ्यता है, इसे बोला जाता है ताम्र सभ्यताओं की जननी, ठीक है। ताम्र सभ्यताओं की जननी किस सभ्यता को बोला जाता है? तो ये बोला जाता है गणेश्वर सभ्यता को, ठीक है। और ये कहाँ पर है? ये सीकर के अंदर है। सीकर में बोले तो कहाँ पर? नीम का थाना के अंदर है। नीम का थाना के अंदर है सीकर में। कौन सी सभ्यता? गणेश्वर सभ्यता। और यहाँ से ताम्र उपकरण खूब प्राप्त हुए हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस पुरा स्थल पर चित्रित शिलाश्रय प्राप्त हुए हैं? तो चित्रित जो शिलाश्रय प्राप्त हुए हैं ये विराट से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? विराट से प्राप्त हुए हैं। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 1 नंबर हो जाएगा। आपको पता होगा कि लाल धरातल पर अगर काले रंग के मर्दभांड पूछ ले जाए तो कालीबंगा से, लाल व काले रंग के जो मर्दभांड पूछ ले जाए, लाल व काले रंग के मर्दभांड पूछ ले जाए तो ये कहाँ? ये हमें प्राप्त हुए हैं आहड़ से। इसीलिए आहड़ को अन्य नाम से जाना जाता है। एक तो बोलते हैं इसको गोरे व कोठे वाली सभ्यता, गोरे व कोठे वाली सभ्यता। आहड़ का एक अन्य नाम है, इसे बोलते हैं रेड एंड वेड, जो रेड एंड ब्लैक वेयर वाली सभ्यता। ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। कालीबंगा में जो है ये चित्रित है ना, आपको पता होगा अलंकृत ईंटों के प्रमाण मिले हैं, अलंकृत फर्श के प्रमाण मिले हैं, ठीक है। और बनावली ये हमारे हरियाणा के अंदर है, ये भी आप ध्यान रखें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रणथंभौर के शासक हमीर देव द्वारा किस मंगोल नेता को शरण देने पर अलाउद्दीन के रणथंभौर पर आक्रमण किया था? ये मोहम्मद शाह, ठीक है। आपने स्वास्थ्य वाला वो वीडियो देखा होगा कि इनका जो पूरी फैमिली थी वो इधर उधर घूम रही थी, तो उसी में मोहम्मद शाह का भी नाम वो बोलते हैं। अगर वीडियो नहीं देखा तो वो वीडियो देख लें, ठीक है। वो ज़्यादा जानकारी वहाँ से मिलेगी आपको। नाटक ललित विग्रह राज की रचना की गई है, तो ललित विग्रह राज की रचना किसके द्वारा की गई है? हेमचंद्र सूरी द्वारा, और राजशेखर द्वारा, सोमेंद्र द्वारा, या फिर चंद्र बरदाई द्वारा। तो जो नाटक ललित राज है इसकी रचना सोमेश्वर द्वारा या फिर सोमेंद्र द्वारा की गई थी। यहाँ पर ये एग्जाम वाले चाहते हैं कि हम गलत कर दें, हम गलत कैसे कर देंगे? हमें पता है सोमेंद्र या सोमेश्वर एक ही नाम है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 3rd ऑप्शन हो जाएगा। चंद्र बरदाई जिन्होंने पृथ्वीराज रासो लिखा है, कौन सा लिखा है? पृथ्वीराज रासो लिखा है। ये राजशेखर है ना, ये गुर्जर प्रत्यार के एक शासक हुए थे जिनका नाम था वत्सराज, और वत्सराज के बाद में एक महिपाल नाम के जो शासक होते हैं उनके दरबार में रहते थे राजशेखर, ठीक है। वत्सराज के बाद में थे महिपाल, मर्थम, और इनके दरबार में रहते थे ये राजशेखर। हेमचंद्र सूरी ने जिन्होंने गोरा बादल की चौपाई लिखे है, क्या लिखा है? गोरा बादल की जो चौपाई लिखी है वो किसने लिखी है? हेमचंद्र सूरी ने लिखी है, तो ये भी आप ध्यान रखें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जालौर में अलाउद्दीन का समकालीन शासक कौन था? तो जालौर में अलाउद्दीन का शासक जो समकालीन कौन था? कानड़ देव प्रबंध था, ठीक है। कौन था? कानड़ देव था, ये आपको पता होना चाहिए। और कानड़ देव का ही बेटा था जिसका नाम था विरम देव, फिरोजा वाला, ठीक है। विरम देव, कौन सा? विरम देव, ये भी आप ध्यान रखें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस ताम्र पाषाणिक स्थल पर सबसे ज़्यादा ताम्र सामग्री प्राप्त हुई है? सबसे ज़्यादा ताम्र सामग्री कहाँ से प्राप्त हुई है? तो ये मैंने आपको बताया था ताम्र सभ्यता, तो बोलते ताम्र सभ्यताओं की जननी बोला जाता है गणेश्वर को। इसका राइट आंसर होगा 4, ठीक है। ताम्र सभ्यताओं की जननी इस सभ्यता को बोला जाता है, ठीक है। गणेश्वर को बोला जाता है ताम्र सभ्यताओं की जननी। विराट जयपुर के अंदर है। भीम डूंगरी, गणेश डूंगरी, महादेव की डूंगरी यहाँ पर है ही। कैप्टन बर्ड द्वारा 1837 में यहाँ पर सबसे पहले 100 के शिलालेख खोजे गए थे। कालीबंगा बारे में सबसे पहले जानकारी दी थी लुइजी LP टेसिटोरी, जो इटली के उदयने कस्बे के थे। आहड़ जो है उदयपुर के अंदर है, आपको पता ही है। और ये आयड नदी के किनारे है। कौन सी नदी किनारे? आयड नदी किनारे है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा शासक गौड़ या बंगाल में भोज प्रथम का समकालीन था? ये वैसे हमारी क्वेश्चन काम का नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी आप इसका जो राइट आंसर है वो देख लीजिए। देवपाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? देवपाल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है। प्रताप ने 1585 में अपनी नई राजधानी कहाँ स्थापित की थी? 1585 में देखिए यहाँ पर कुछ कन्फ्यूजन हो जाता है, देखिए कई बार। एक तो है हल्दी घाटी जो युद्ध है ना, हल्दी घाटी का युद्ध होता 1576 ईस्वी के अंदर। कब हुआ था? 1576 ईस्वी के अंदर। हालांकि कुछ लोग 18 जून को हुआ था रियल में तो, लेकिन कुछ जो इतिहासकार है वो 21 जून को भी मानते हैं, ये भी आप ध्यान रखें। लेकिन हल्दी घाटी युद्ध के बाद प्रताप ने जो अपनी राजधानी बनाई थी वो बनाई थी कुंभलगढ़ को। किसे बनाई थी? कुंभलगढ़ को। और दिवेर का युद्ध हुआ था 1582 ईस्वी में, जिसे कर्नल जेम्स टोड ने मेवाड़ का मैराथन भी कहा है। उसके बाद में प्रताप ने राजधानी बनाई थी चावंड को, और बनाई कब थी? ये बनाई थी 1585 ईस्वी में। तो 1585 से लेकर 1500
85 से लेकर जब तक मेवाड़ की प्रथम संधि होती है 1615 तक, तब तक ये क्या रहती है, मेवाड़ के महाराणाओं की राजधानी रहती है कौन, चामुंड। और महाराणा प्रताप का जो देहांत हो जाता है 1597 में, तो ये पूछा जाता है कि महाराणा प्रताप की राजधानी कितने वर्षों तक रही थी, तो 12 वर्षों तक रही थी, क्योंकि 85 से 97 में देखोगे तो 12 वर्ष ही होंगे, लेकिन कुल कितने वर्षों तक रही थी, तो आप देख लीजिए यहाँ से 1585 से 1615 तक, ठीक है, 1585 से 1615 तक जो राजधानी रही थी किसकी, मेवाड़ के महाराणाओं की, कितने वर्षों तक रही थी, तो ये आपको पता होना चाहिए, देख लेना, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जून 1941 में अलवर राज्य प्रजामंडल द्वारा आयोजित जागीर माफी प्रजा सम्मेलन राजगढ़ का उद्घाटन किसने किया था। क्या गजब के क्वेश्चन पूछे जाते हैं सेकंड ग्रेड एग्जाम के अंदर, देख लीजिए आप। जून 1941 में अलवर राज्य प्रजामंडल द्वारा, यहाँ पर अलवर राज्य प्रजामंडल द्वारा आयोजित जागीर माफी प्रजा सम्मेलन, कौन सा सम्मेलन, जागीर माफी प्रजा सम्मेलन राजगढ़ का उद्घाटन किसने किया था, तो ये किसने किया था भाई, आपको पता होना चाहिए, ये सत्यदेव विद्यालंकर ने किया था। हरिनारायण शर्मा ये अलवर प्रजामंडल के संस्थापक थे, ये भी आपको पता होगा। अलवर प्रजामंडल की स्थापना 1938 के अंदर की गई थी, ठीक है। हरिनारायण शर्मा, ये विष्णु गुप्त, 2-3 नाम और आ जाते हैं इनमें। तो यहाँ से आपको इस क्वेश्चन से आपको 2 चीज़ें ध्यान रखनी है, एक तो जागीर माफी प्रजा सम्मेलन का आयोजन किस रियासत के अंदर किया गया, अलवर के अंदर किया गया, कहाँ किया गया, राजगढ़ में किया गया, और कब किया गया, तो जून 1941 में किया गया। तो यहाँ से आपके कितने क्वेश्चन तैयार हो गए, 4 क्वेश्चन तैयार हो गए, और इसका उद्घाटन किसने किया था, सत्यदेव विद्यालंकर ने किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से विजय सिंह पथिक से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। रास बिहारी बोस के क्रांतिकारी दल से संबंधित थे, बिल्कुल जी संबंधित थे। इन्होंने विद्या अपरसारणी सभा की स्थापना की थी, ये भी सही बात है। इन्होंने सेवा समिति की स्थापना की थी, ये भी सही बात है। साधु सीताराम दास के साथ मिलकर एक अखाड़ा स्थापित किया था, ये भी सही बात है। तो इनमें से पूछा है कि कौन सा कथन सही है, उपयुक्त में से सभी कथन सही है। ये भी अगर आपको पता नहीं है कि विजय सिंह पथिक ने सेवा समिति की स्थापना की थी या फिर नहीं की थी, तो यहाँ से आप इसको देख सकते हो, की थी, बिल्कुल सही है, आंसर हो जाएगा। विद्या प्रचारणी सभा की इन्होंने भी स्थापना की थी, ये भी राइट आंसर होगा। अखाड़ा भी इन्होंने स्थापित किया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। विजय सिंह पथिक के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इनका मूल नाम भूप सिंह था, कौन सा था, मूल नाम भूप सिंह था। राजस्थान के किसान आंदोलन के जनक विजय सिंह पथिक को ही बोला जाता है, ठीक है। और इन्होंने एक राजस्थान केसरी नामक समाचार पत्र निकाला था 1920 में वर्धा से। राजस्थान केसरी, कौन से केसरी, राजस्थान केसरी 1920 में निकाला था। और इन्होंने राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की थी, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की थी, कब की थी, 1919 के अंदर, वर्धा महाराष्ट्र में की थी, ठीक है। 1917 में इन्होंने बिजोलिया भीलवाड़ा के अंदर उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की थी, किसकी की थी, उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना भी इन्होंने की थी, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। किस चौहान शासक द्वारा जवालीपुर को ज्वालापुर में परिवर्तित किया गया। यहाँ देखिए, नाम देखिए, सिर्फ और सिर्फ किसका फर्क है, मात्राओं का फर्क है। जवालीपुर को ज्वालापुर में परिवर्तित किया गया, ये किया गया था विग्रह राज चतुर्थ के द्वारा, ठीक है। जिन्हें बिसलदेव चौहान बोला जाता ना, विग्रह राज चतुर्थ के द्वारा किया गया था। ऑप्शन सेकंड इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। जगदेव, ये आपको पता है चौहानों का पितृहंता शासक माना जाता है, इसे चौहानों का पितृहंता किसे बोला जाता है, जगदेव को बोला जाता है। इन्होंने अपने पिता अर्णोराज की हत्या कर दी थी। और राठौड़ा का जो पितृहंता ये मालदेव को माना जाता है, ठीक है। चौहानों का पितृहंता जगदेव, राठौड़ों का पितृहंता मालदेव, और जो प्रतिहारों का जो पितृहंता है ये मिहिर भोज को माना जाता है, ठीक है, मिहिर भोज को माना जाता है। तो ये सभी आपको याद रखने हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। और जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये है कि आप EOR वाली जो करंट अफेयर की जो हमारी क्लास है उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा अटेंड कीजिए और शेयर कीजिए। मैं कहता हूँ आप उसको एक बार उस क्लास को अटेंड कीजिए। अगर आपको क्लास अच्छी नहीं लगे तो फिर आप उस क्लास को कभी भी मत देखना, लेकिन आप एक बार उस क्लास को अटेंड जरूर कीजिए। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आप अपना प्रयास इसी प्रकार मुझे देते रहें और अपना जो स्नेह है ये बनाए रखें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।